हेलो स्टूडेंट, अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं। क्लास 12 की फ़िज़िक्स में हम लोग जो पहला चैप्टर कर रहे हैं वो है वैद्युत स्थितिकीय, और उस वैद्युत स्थितिकीय में जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है उसका यूज़ कैसे आप करते हैं। गॉस के नियम से यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला इसके तहत है, यानी आप थोड़ा सा हम अगर इस पर ध्यान दें तो गॉस के नियम को हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान देंगे। फिर उसके बाद गॉस का नियम ये कहता है कि अगर कोई एक क्लोज सरफेस है, कोई एक क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इससे जितनी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें उपस्थित चार्जेस यानी Q के 1/ε0 गुना होते हैं। यानी टोटल फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q × 1/ε0। ठीक है, इसको कौन कह रहा है, इसको कह रहे हैं गॉस। इसको कौन कर रहे हैं, गॉस। ठीक, इसको कौन कह रहा है, गॉस कह रहे हैं। अब हमें इस नियम का, हमें इस नियम का उपयोग करके, हमें गॉस के नियम का उपयोग करके किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अनंत लंबाई का कोई तार है, उसके लिए निकालना है। एक पहला अनंत लंबाई का तार है, इसके लिए निकालेंगे। ठीक, उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है, ठीक है, दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक समान आवेशित अनंत लंबाई की चद्दर के कारण, यानी चादर के कारण, सीट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले आप जानेंगे इसका तरीका क्या है, कैसे निकाला जाए। तो हम लोग जानते हैं गॉस के नियम से, क्या है, गॉस के नियम से फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। ठीक, परंतु फ्लक्स की जो डिफिनीशन है, फ्लक्स के परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा, देखिए, फाई बराबर होता है E डॉट, फाई बराबर होता है E डॉट ds, और हम लोग ds को ही लिखते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट a, जहाँ a क्या है, एरिया है। अब जरा बात समझिएगा, फ्लक्स के परिभाषा से हमें एक इक्वेशन मिलती है गॉस के नियम से फ्लक्स निकालने की, और एक हमें मिलता है फ्लक्स के नियम से। ठीक, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर आपका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो हमें मिल जाएगा क्या, E = ds = Q/ε0, ये मिल सकता है। अब देखिए, अब हम इसके उपयोग से, यानी गॉस के नियम से उपयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फ्लक्स की दो डिफिनीशन मालूम है, एक गॉस के नियम से और एक फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स कैसे निकाला था, किसी एक क्लोज सरफेस के लिए, किसी एक क्लोज सरफेस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, सॉरी, फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और ये कितना एरिया कवर किया है, एरिया और ए, ठीक, इससे निकाल सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं दोनों समीकरणों के उपयोग से हम लोग इसको, इन तीनों परिभाषाओं को करेंगे, यानी तीनों जो परिभाषाओं कह रहे हैं, सॉरी, तीनों जो उनके प्रयोग हैं उनको किया जाएगा। तो जिसमें एक पहला है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र।
अब हम पहला जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण वैद्युत आवेश। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। ये वाला टॉपिक है हमारा। अब ये कैसे बन रहा है, हम इसमें ये चीज़ कैसे ला रहे हैं, उस सब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। देखिए, देखिए हमें ये फार्मूले से ही करना है, ध्यान रखेंगे। तो ये फार्मूला हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए, पहले हम ये जान लें कि ये अनंत लंबाई की है। अनंत लंबाई, जिसकी लंबाई असीमित है, मतलब पता नहीं है हमें। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक लंबाई का चार्ज है जिसका हम लोग छोटी दूरी का एक लेंथ ले लेते हैं dl। एक छोटी दूरी का क्या लेंथ ले लेते हैं dl, और इसी dl पे हम लोग चार्जेस को क्या कर सकते हैं, अब ज़रा समझिएगा, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर एक चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपने ओर क्या करेगा, चारों तरफ का क्षेत्र बनाएगा। ठीक, ऐसे ही इसी के जस्ट नीचे एक और चार्ज अगर लगा दिया जाए, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, इसलिए इनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक, अब देखिए एक चार्ज इसके कारण हो गया, एक चार्ज इसके कारण भी हो गया, ऐसे एक चार्ज इसके कारण भी हो गया। तो आप देखेंगे जब इन्हें मिलाएंगे आप, ये देखिएगा एक चार्ज इसके कारण हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण हो गई। तो अगर आप एक चार्जेस को एक लाइन में खड़ा कर दें, अगर एक लाइन में क्या करें, यानी एक सीधे तार है, तो तार में एक सीधा तार है, तार के कारण जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बन रहा है, उसका जो आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो इसका जो शेप निकल के आएगा वो एक किसके आ जाएगा, एक सिलेंडर की भांति आ जाएगा। किसके भांति आ जाएगा, सिलेंडर की भांति। ठीक, अगर इन सभी चार्जेस को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, सभी चार्जेस को अगर का स्ट्रक्चर अगर ऐड कर लिया जाए, तो इनका जो, ठीक है, अगर सभी चार्जेस के स्ट्रक्चर को ऐड कर लिया जाए, ठीक, सभी स्ट्रक्चर को, मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है उसको अगर ऐड कर लिया जाए, तो आप देखेंगे ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, एक बेलन की भांति करेगा। एक किसकी भांति व्यवहार करेगा, बेलन की भांति। और जब इसके कुल आयाम को हम बेलन की भांति है, तो हम लोग यहाँ से बेलन का एरिया निकालेंगे। अब एक चीज़ समझिएगा, ये पाई आर, इसका बेस कितना बनेगा, अगर इसका बेस का क्या निकालें हम, सरकमफ्रेंस, ठीक है, परिधि, परिधि तो होती है 2 पाई, परिधि क्या होगी 2 पाई आर, ऑब्वियस सी बात। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा, 2 पाई आर और इसकी लंबाई क्या है, एल, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एल। ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ कैसे आई है आपको ज़रा फिर से एक बार समझा देते हैं। अगर बेलन का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो देखिए इसका एरिया, सॉरी इसकी परिधि और इसकी लंबाई, इसको जब आप गुणा कर लेते हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका एक जो शेप बन के निकल आ रहा है, उसका आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है, क्योंकि आपके लंबाई बताई गई है, तो लंबाई में क्षेत्रफल होता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ ली जाती है, लेंथ। लेंथ को ही आप जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में अगर मान लो एक लाइन पे अगर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, हम इसी टॉपिक में एक बार सतत आवेश वितरण के आधार पर इसे समझाया जा रहा है। तो अगर आवेशों को वितरित कर दिया गया है कहाँ पे, अगर आवेशों को कहाँ वितरित किया गया है, आवेशों का वितरण
आवेशों को एक तार पर वितरित करते हैं। तो अगर तार पर वितरित करेंगे तो जाहिर सी बात है एक लाइन फॉर्म में जाएंगे वो, एक किसके फॉर्म में जाएंगे, लेंथ, एक लंबाई में वितरित होंगे, ठीक, लंबाई में क्या होंगे, एक वितरित होंगे, ठीक है। और लंबाई फॉर्म में जब ये वितरित होंगे, जरा इसको, वितरित होंगे तो सतत आवेश वितरण में से एक लाइन फॉर्म में जा रहे हैं, तो हम देखेंगे इसकी घनत्व को कैसे निकालेंगे। लैम्डा इक्वस टू, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू, आवेशों को वितरित किया जा रहा है यानी कुल आवेश बटे कितनी लंबाई पे किया जा रहा है, इस तार की लंबाई क्या है, एल, ठीक, क्यू बाई एल। अब देखिए, अगर हम समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 में, तथा समीकरण 1 तथा 2 में हम लोग क्या करें, मान रख देते हैं। तो जरा यहाँ समीकरण 1 में मान और 2 में, समीकरण 1 और 2 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, क्यू बाई, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे पहले हम मान निकाल लें इसको, तब रखते हैं मान को, क्योंकि हमें क्यू का मान रखना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें क्यू का मान यहाँ से निकाला जाए, अगर ये क्यू का मान निकाल लिया जाए तो क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल, ठीक। तो क्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण 3, ठीक। और समीकरण 4, ये सेकंड, समीकरण 2 में अगर आप क्या करें, इसका मान रख दें, तो ये समीकरण 2 क्या हो जाएगा, फाई इक्वस टू ई डॉट 2 पाई आर एल। ये हो गया हमारा समीकरण 4। समीकरण ये है 3, ठीक। अब समीकरण 3 और 4 से, क्योंकि दायां पक्ष बराबर है तो हम लोग क्या कर लें, बायां पक्ष भी बराबर कर लें। तो बायां पक्ष जब हम लोग बराबर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ई डॉट 2 पाई आर एल। ये कहाँ से आया है, देखिए समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3, समीकरण 3 तथा 4 से, क्योंकि दायां पक्ष बराबर है, फाई ई है, तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर। और बायां पक्ष जब बराबर होगा तो ई डॉट 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू, यानी ये वाली वैल्यू हम रखेंगे, हम लोग कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखें कुछ कैंसिल हो पाएगा, तो ये देखिए 2 पाई आर एल है, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। आपकी ई की वैल्यू निकालनी है तो ई इक्वस टू यहाँ से आ जाएगा, ई इक्वस टू यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को हम किसके लिए आई है, यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस तार पर आवेशों के वितरण के कारण आएगी। यानी एक सीधी लंबे तार के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट।
ये कैसे आया है एक बार फिर से देखेंगे। हम जानते हैं गॉस के नियम से क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट क्यू आई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की परिभाषा से होता है फाई ई बराबर, फाई ई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक का भी होता है मैग्नेटिक का भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे ई इसलिए लिख रहे हैं कि इससे आपको पता रहे कि ये इलेक्ट्रिक का ही है, क्योंकि आप मैग्नेटिक का भी पढ़ोगे तो ये रहेगा। तो फाई ई अपॉन ई डॉट डी एस है, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 में अब जरा समझिएगा हमें मिला क्या है, हमें एक तार मिला है जिस पे आवेशों का क्या किया गया है, वितरण किया गया है। जब आवेशों का वितरण एक तार पे होगा तो उसकी जो घनत्व होगा, उसका जो घनत्व होगा वो होगा लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। अब क्योंकि हम यहाँ से घनत्व किस लिए निकाल रहे हैं, घनत्व इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जिससे हमें ये पता चल जाए कि वहाँ पे कितने आवेश वितरित हैं। तो यहाँ से आप घनत्व से आप क्या निकाल लेंगे, आवेशों की मान। आवेशों का मान अगर निकल गया है तो इसी आवेश का मान आप यहाँ पे रखिए Q की जगह समीकरण 1 में, ठीक, तथा समीकरण 2 में इस ds का मान रखें। अब ये ds क्या है, एरिया, क्योंकि लेंथ पे वितरित हो रही है तो लेंथ की कोई एरिया होती नहीं है, लेंथ की क्या होगी, लेंथ ही होगा। तो यहाँ पे लेंथ का L ही हो गया, और ये बेलन के आकार का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो बेलन के आकार का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, इसका क्या चीज़ हो जाएगा, ds, यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। अब हमने सिंपली क्या किया है, q की वैल्यू यहाँ पे रख दी है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में हम लोगों ने 2 पाई आर की एल की वैल्यू यहाँ से देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 तथा 2 में देखिए, समीकरण 1 में क्या लिखा है, q का मान, और समीकरण 2 में आपने ds का मान रख दिया। यहाँ पे देखिए समीकरण 1-2 में ये रख दिया, समीकरण 1 में ये रखा। जब इन दोनों को इवेल्युएट किया, मतलब दायां पक्ष अगर बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो ई डॉट 2 पाई आर एल ई बराबर लैम्डा एल बाई ई, दोनों साइड का लेंथ कट गया और ये आपको वैल्यू मिल गई। ये वो मान आया है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसके आधार पे, जब आपका आवेश का वितरण कहाँ पे हो, एक लंबाई वाले तार पे हो, एक समान लंबाई वाले आवेशित तार पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके लिए हम लोग ये नियम का उपयोग करते हैं। ये गॉस का क्या है, गॉस का एक अनुप्रयोग है। तो ये कौन सा अनुप्रयोग है, ये प्रयोग है किसके लिए है, लंबे अनंत, ये किसका है, अनंत लंबाई वाले तार वाले आवेशित लंबाई वाले आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये कौन सा है, ये पहला आपका है उपयोग। किसका उपयोग है ये पहला उपयोग है किसका, गॉस के नियम का। गॉस के नियम का पहला उपयोग है। तो यहाँ गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, गॉस के नियम से फाई बराबर ये हो जाएगा। अब इसे आप अगर नोट करना चाहें नोट कर लें। ये एक इम्पॉर्टेंट भी है, इसके तीनों प्रयोग आपके इम्पॉर्टेंट हैं, आपके कोर्स में भी हैं, इसको इससे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी, ये क्या है, लैम्डा क्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप बोर्ड के लिए जाते हैं तो जब आपका ये डिफिनीशन निकल के आ जाए, जब आपकी ये आपका डिफिनीशन निकल के आ जाए या और उसका जो आप ये लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इसके नीचे, ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, इसके नीचे जो है फार्मूला लिखने के बाद आपके इसके नीचे ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए कि ये फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं। तो E क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। लैम्डा क्या है,
लैम्डा है लंबाई, लंबाई कहें चाहे रेखीय कह लें, रेखीय घनत्व है, रेखीय घनत्व। आर क्या है? दूरी है, ठीक, इनके बीच की। एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है, कहाँ पे? मुक्त या स्पेस, मुक्त स्थान की। मुक्त स्थान मतलब वैक्यूम, इसे आप कहते हैं वैक्यूम। ये वैक्यूम का है, ठीक है, चाहे मुक्त स्थान लिख लीजिए, वैक्यूम रहने दीजिए, छोड़िए, वैक्यूम का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना पड़ता है इस फॉर्मूले के नीचे कि इसमें से कौन सी चीज़ें क्या है। तो ये आपका जो पहला डेरिवेशन था, किसके लिए डेरिवेशन था? ये गॉस के नियम का। गॉस के नियम का ये कौन सा डेरिवेशन? पहला था, जिसके अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र आपने निकाला। तो इसमें किया क्या? पहले गॉस का नियम लगाया, फिर फ्लक्स के नियम, दोनों को इवेल्युएट कर दिया, वैल्यू रख दी, क्योंकि तार के कारण ये बेलन का एक रूप ले लेता है, और जब बेलन का रूप ले लेता है तो ये इस तरह से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके अच्छे से तैयारी हो जानी चाहिए इसके लिए। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम एक नए उपयोग के साथ, गॉस के नए उपयोग के साथ मिलेंगे हम इसे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।